नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। खटीमा से अपना चुनाव हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं। माना जा रहा है कि अंतिम समय में बेहद कम समय के लिए अवसर मिलने के बाद भी उन्होंने केंद्र की योजनाओं को तेजी से अमल में लाने का काम किया था। चुनाव के दौरान भी धामी ने पूरी टीम को बेहद सधे हुए अंदाज में इस्तेमाल किया और बीजेपी को जीत के द्वार तक पहुंचाने में सफल रहे। वहीं बता दें कि केंद्र को उन पर भरोसा अभी तक बरकरार है। धामी के पक्ष में ज्यादातर विधायकों का विश्वास बने रहना भी उनकी दावेदारी को मजबूत करता है। हालांकि पिछले हिमाचल प्रदेश चुनाव के प्रकरण के कारण पुष्कर सिंह धामी की दावेदारी में सवाल जरूर खड़े हो रहे थे, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी हाईकमान इस बार सीएम पद के लिए कोई और चेहरा लाती है या फिर इस बार फिर से धामी को ही सीएम बनाती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद विश्लेषण का दौर जारी है। इस हार के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि लगातार हो रही हार के कारणों की तलाश करनी होगी। उन्होंने कहा हार के लिए वो खुद को भी जिम्मेदार मानते हैं। वहीं कांग्रेस की हार पर चर्चा के लिए दिल्ली में पार्टी की सर्वोच्च संस्था कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस लीडरशिप ने इस हार को पूरी गंभीरता से लिया है, इसीलिए इतनी जल्दी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। ये पार्टी की सर्वोच्च बॉडी है, उसमें विश्लेषण होगा और कुछ रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि लगातार इस तरीके की हारें क्यों हो रही हैं। और उत्तराखंड में जो हार हुई है, मैं उस हार के लिए अपने को स्वयं भी उत्तरदायी मानता हूँ। और क्योंकि हम एक अच्छे वातावरण को जीत में नहीं बदल पाए, तो हम पार्टी लीडरशिप के सामने इस बात को भी रखेंगे। क्या माना जाए रावत जी के कुछ बदलाव दिखाई देगा सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद कांग्रेस में? पार्टी के अंदर जहाँ जहाँ सुधारात्मक चीज़ें आवश्यक होती हैं वो कदम उठाए जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने हमेशा जो है, जो कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया है, उसके अनुसार जो है चीज़ों को रिकास्ट किया है, चीज़ों को आगे बढ़ाया है। और इस बार भी महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर अमल होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आज की सीडब्ल्यूसी बैठक में जो 5 राज्यों के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनके इस्तीफे स्वीकार होंगे या एआईसीसी का पुनर्गठन भी होगा? इसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके बीच ये बातें तय होती है। ये कांग्रेस जो सीडब्ल्यूसी है वो नीतिगत मामलों पर और ऐसे जो व्यापक हित के मामले हैं देश के समान। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहा। आपको बता दें कि बसपा के मोहम्मद शहजाद ने बीजेपी से 2 बार विधायक रह चुके संजय गुप्ता को शिकस्त दी है। वहीं जीत हासिल करने के बाद मोहम्मद शहजाद ने चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि भारत के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ईवीएम से मतदान पूरी तरह से गलत है, इसमें सत्ताधारी पार्टियां गड़बड़ी करती हैं। एहसान का बदला एहसान ही होता है। जो लोगों ने भरोसा जताया है, मेरी पार्टी पर भरोसा जताया है, सबसे तो पहले मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे टिकट दिया और चुनाव लड़ने के लिए हौसला दिया। और उस भरोसे पर जनता खरी उतरी है, मैं भी खरा उतरा हूं। जो लक्सर की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मुझे दिया है, नहीं उसने अपना और अपने परिवार का विकास किया है, उसने जनता का कोई विकास वहाँ नहीं किया है और जनता ने उसी के खिलाफ वोट दिया है। ये तो ईवीएम का कमाल है जो वो प्रत्याशी आज 24,000 वोट लिए हैं। मैं समझता हूँ कि देश से ईवीएम गायब होनी चाहिए। बैलेट से चुनाव अगर होता तो संजय गुप्ता मैं समझता हूँ 5,000 का प्रत्याशी है। 100% ईवीएम।
रुद्रपुर विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद आज बीजेपी विधायक शिव अरोरा पत्रकारों से रूबरू हुए। साथ ही उन्होंने रुद्रपुर विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रुद्रपुर विधानसभा के विकास का वादा करता हूं। शिव अरोरा ने रुद्रपुर विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त किया। जनता ने जो उन पर भरोसा जताया है वे निश्चित रूप से उस कसौटी पर खरे उतरेंगे। जनता की जो भी समस्याएं होंगी उन पर फोकस करके प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस शहर के बीचों बीच हाईवे का निकलना गलत है, ऐसे में बाईपास का प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने रोजगार और शहर में जाम की समस्या के निदान की भी बात कही। उन्होंने विरोधियों के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें टिकट खरीद कर लाने और धनबल से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछने की आवश्यकता है तो इससे पहले कई चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े। उन्हें बताना चाहिए कि जब वो पार्षदी का चुनाव लड़े थे तो किसे पैसे देके आए थे, जब उन्हें चेयरमैन का चुनाव मिला कितने और किसे दिए थे, जब विधायक का मिला तो उस समय दोनों बार कितने राशि देके आए थे, किसे किसे देके आए थे। तो शायद जब बात खुल जाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार का कोई विषय नहीं होता। मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन है, किसी की सत्ता से दूर जाने की छटपटाहट है, इसलिए अनर्गल आरोप है। भारतीय जनता पार्टी प्रामाणिकता के साथ कहा, भारतीय जनता पार्टी एक समर्पित कार्यकर्ता को, एक शिक्षित कार्यकर्ता को जो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है, 7 साल से अध्यक्ष है, जिसने पिछले 7 साल में अपना कोई व्यक्तिगत काम नहीं किया, एक क्षण एक पल भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित किया, उस कार्यकर्ता को टिकट दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है जो हमारा एक मैंडेट है, जनादेश है, उसका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस की हार के बाद अब इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे ने सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिसको लेकर अब प्रदेश कांग्रेस के नेता भी उन्हें नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस्तीफा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इस्तीफा देने से कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटता है। ऐसे में बड़े नेताओं को कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के लिए उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि इस्तीफा देकर अपने पद से हटना चाहिए। मेरा मानना यह है कि इस्तीफा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से काम किया, सबने काम किया है, सबकी जिम्मेदारी बराबर की बनती है और इस्तीफा देकर हम ऐसी स्थिति में ना आए कि और भी उसकी गंभीर परिणाम निकले। तो मेरा तो निवेदन है कि हम इस्तीफा न देकर अभी जो संघर्ष हमने करना है, भाजपा की फांसीवादी नीतियों से लड़ना है और इसके बाद हमारे में पंचायत चुनाव आ रहे हैं, हरिद्वार में पंचायत चुनाव हैं, 1 साल बाद नगर पालिका के चुनाव हैं। हमको ये ज़रूर हम ढूंढ सकते हैं कि हार के कारण क्या थे, किन कारणों से हमारी हार हुई और किस तरीके से हम अपने कल को किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं। इन विकल्पों पर हमको बात करनी चाहिए। और हमारे जो सोशल मीडिया में भी जो लोग इस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं तमाम तरीके की, मेरा उनसे भी निवेदन है कि पार्टी में कटुता को न बढ़ाएं, बहुत सोच समझ के कोई पोस्ट डालें। झगड़े को बढ़ाने से फ़ायदा नहीं होता, झगड़े को घटाना पड़ता है। अगर पार्टी को जिंदा रखना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए मेरा तो दीपिका जी से निवेदन है कि इस्तीफा समाधान नहीं है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार में अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई और इससे पहले ही सड़कों पर जाम का असर दिखने लगा है। आपको बता दें वीकेंड के मौके पर पर्यटक और शहरवासी जाम में फंसने को मजबूर हो गए हैं। वहीं गर्मी बढ़ने से गंगा में एडवेंचर का लुत्फ उठाने हजारों पर्यटक ऋषिकेश होते हुए मुनिकीरेती पहुंच रहे हैं। जिन्होंने भारी जाम का असर झेल रखा है वो इस असर की निंदा करते हैं। ये लगा हुआ है आपका तिरोनी घाट से थोड़ा इधर, ये देहरादून रोड से। कितनी देर लगती है वहाँ से आने में? कम से कम 15-20 मिनट। और नॉर्मल कितना लगता है? नॉर्मल तो बिल्कुल भी खाली रहता है। आज शनिवार इतवार की वजह से जब मार्केट में इतना जाम है तो क्या करोगे।
जब ये रोड ही नहीं चौड़ी। पूरा पीछे लग रहा है त्रिवेणी घाट तक का। अच्छा, कितनी परेशानी हो रही चलने में? 1 घंटा हो गया यहीं पे खड़ा हूँ मैं, तब से हिल ही नहीं पा रहा हूँ। अब देखो आगे की गाड़ी जा रही है। ट्रैफिक जाम तो बहुत खतरनाक जाम है। देखिए हमेशा जाम लगा ही रहता है यहाँ कहाँ से आ पे। रहे हैं आप? हम लोग गाजियाबाद से आ रहे हैं। तो यहाँ ऋषिकेश में कितना लंबा जाम है? ऋषिकेश में बहुत लंबा जाम लगा। उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज के शताब्दी स्थापना दिवस पर लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल गुरमीत सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, इस समारोह में सेना से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान गुरमीत सिंह ने कहा कि इस संस्थान ने देश को 6 आर्मी चीफ दिए हैं और आज का दिन हमारे लिए बेहद ही खुशी का दिन है। पहले 1922 में आरएमसी का स्थापना हुई थी और आज इन्होंने 100 साल पूरे किए हैं। अगर आप पूरी चीज़ को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि इस संस्था ने भारतीय सेना को 6 चीफ दिए हैं, 4 आर्मी चीफ, 2 एयरफोर्स चीफ, 41 आर्मी कमांडर और न जाने कितने 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार जनरल्स दिए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के बाद में जो सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है परमवीर चक्र, वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। और उनके जो छोटे भाई जो हमारे पुराने आर्मी चीफ साहब हैं नरबियन शर्मा साहब, वो भी यहाँ आए हैं। आज सबसे बड़ी बात क्या है, जो रिमकोलियन होने का एक गर्व होता है, जो एक अलग ही एक मैं कहूँ एक स्पिरिट है, वो आज देखने को मिली। क्योंकि यहाँ तकरीबन 600 जो पुराने रिमकोलियन हैं यहाँ से जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में आए हैं। और ये नहीं कि सिर्फ भारत से आए हैं, विदेशों से आए हैं और उन्होंने जो यहाँ पर आकर हर्ष, उत्साह और अपने समय को याद किया है और उनके जो पुरानी ट्रेनिंग थी, जो उनके मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म था। और देखिए मैंने तो खुद इंडियन आर्मी के अंदर में 40 साल भारत की सेवा की है और कई मौक़ों के ऊपर में रिमकोलियन ऑफिसर से इंटरेक्ट किया है। मुझे बहुत गर्व है खुद कि जो रिमकोलियन ऑफिसर्स हैं उनका प्रोफेशनलिज्म, उनका ट्रेनिंग और जिस निष्ठा से वो कार्य करते हैं और जो साहस, शौर्य और पराक्रम का उन्होंने परिचय दिया है पूरे राष्ट्र को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये देवभूमि में स्थित है, हमारे देहरादून में स्थित है। और आज देखिए आज के दिन में 3 आर्मी कमांडर्स जो सर्विंग आर्मी कमांडर्स है वो यहाँ पर थे और उन सबको देख के लगता है कि देखिए कैसा परिवार है, किस प्रकार की एक अलग एक्सक्लूसिव आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रदेश में चुनावों के बाद अब होली का रंग चढ़ने लगा है। आज अल्मोड़ा में महिला कल्याण संस्था द्वारा पिछले 25 सालों से यहां की संस्कृति को बचाने के लिए अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत सहित पूरे कुमाऊं से महिला होलियारों की टीमों को बुलाया जाता है, जिसमें महिलाओं द्वारा होली के गायन के साथ समाज को एक संदेश भी दिया जाता है। आज नंदा देवी अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने अपनी सुंदर प्रस्तुति देकर यहां की संस्कृति का एक अच्छा परिचय दिया। आज जो होली का कार्यक्रम है उसमें आज 12 तो महिला की टीमों ने भाग लिया और 5 जो है वो छात्राओं की टीमों ने भाग लिया है। तो अभी तक तो हम महिलाओं की ही होली का आयोजन करते आ रहे थे, तो इस पिछले वर्ष से हमने अपने बच्चों में भी अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता है, उसके लिए हमने छात्राओं को भी इस मंच पे आमंत्रित किया और उनकी भी प्रतियोगिता हम लोग करवा रहे हैं। आज जो कार्यक्रम है वो पहले छात्राओं का और उसके बाद महिलाओं का कार्यक्रम होगा। महिलाओं के कार्यक्रम में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी तक महिलाएं आज के कंपटीशन में निकलेंगी। आपसी भाईचारे का प्रतीक होली का त्योहार करीब आ गया है। शहर में जगह जगह पर होली के लिए गुलाल, अबीर और पिचकारी की दुकानें सजने लगी हैं, लेकिन बाजार में नजदीक आते होली के त्योहार के बावजूद ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही। कोरोना काल के 2 साल बीतने के बाद इस साल होली के पर्व पर कोरोना का साया नहीं पड़ा है, इसलिए उम्मीद थी कि होली का त्योहार व्यापारियों के चेहरे पर व्यापार में तेजी लाकर एक खुशी की चमक छोड़ जाएगा, मगर बाजार में तेजी नहीं आने की वजह से व्यापारियों के चेहरे खिलने की जगह मायूसी से लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अबीर, गुलाल के साथ पिचकारियों को आकर्षित रूप से
तैयार किया गया है। बता दें, इस बार होली का त्योहार 18 मार्च का है। केवल 4 ही दिन बचे हैं होली के लिए। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या होली का त्योहार व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान बनकर आता है या नहीं। इस बार हर पैसे 2 साल से होली का प्रोग्राम हो ही नहीं रहा था वैसे, और एक सारी कैसे आई है। ये जो गिफ्ट आए हैं 3-4 तरह की वैरायटी है गिफ्ट पैक में भी, इसमें हर तरह का गिफ्ट है, फ्रोजन लगा होते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां केलाखेड़ा के ग्राम लंकुरा में निर्माणाधीन पशु वधशाला के विरोध में ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर प्रदर्शन किया और वधशाला को किसी अन्य स्थान पर बनवाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने पशु वधशाला के बनने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। बता दें कि केलाखेड़ा के ग्राम लंकुरा में स्थानीय प्रशासन द्वारा पशु वधशाला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका लगातार ग्रामीणों और धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। निर्माण का यह प्रक्रिया चल रही है और पिछले शुरू से ही जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, हजारों की संख्या में लोग एकत्र होकर इसका विरोध करते रहे। शासन और प्रशासन की पूरी तरह से अवगत कराया गया है। माननीय एसडीएम साहब मौके पे पहुंचे थे, तहसीलदार साहब भी उस चीज़ से अवगत हैं, उन्हें लिखित में भी अवगत कराया गया था। और जब हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठी थी तब भी उन्हें पता था कि यहाँ विरोध है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन ने किस आधार पर ये मंजूरी दी है हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये बिल्कुल हमें छला जा रहा है, ना ही वहाँ कोई रास्ता है। जो ज़मीन वहाँ इन्होंने कमर्शियल करके दिखाई है, मौके पे वो ज़मीन ही नहीं है, उसमें भी सारा धांधली है। पूरे मैटर ही एक तरह से धांधली और पैसे के बल पर जो मशीनरी का दुरुपयोग करके किया जा रहा है। और ये पीपी मोड़ पर हमारे जो नगर पंचायत है वो बनवा रही है, जिसमें कि पीपी मोड़ पे सरकार का विषय रहता है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ना बने, उत्तराखंड में कहीं भी बने, लेकिन सरकार को, शासन को, प्रशासन को जब यहाँ से रिपोर्ट LIU की जा रही है, माननीय एसडीएम साहब मौके पे आ रहे हैं, डीएम साहब को मुख्यमंत्री जी द्वारा, त्रिवेंद्र जी द्वारा लिखित में दिया गया था कि उसकी जाँच करवाई जाए। जब मौके पे अधिकारियों ने जांच भी की है, हमारे डॉक्टर साहब जब वहाँ पहुँचे थे तो सारे किसान जो वहाँ जिनकी ज़मीनें हैं साथ में विरोध किया था, वहाँ से भी जो रिपोर्ट नेगेटिव गई थी कि वो जगह थे, उनको भी बातचीत रखी गई और उन्होंने जनता के मनोभाव को समझते हुए इस पर रोक लगाने का काम किया। खैरवाल जी के आदेश पर वाजपेयी जी जो पूर्व में यहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त हुई और उस कमेटी ने इस विरोध को लिखित रूप में, जिसमें ईओ साहब जो इस नगर पंचायत क्षेत्र के ईओ हैं और जो यहाँ पर सीओ साहब हैं और उस समय जो अध्यक्ष थे एसडीएम साहब, उन तीनों की रिपोर्ट में उच्च न्यायालय को ऐसा भेजा गया कि यहाँ पर भारी विरोध है। फिर उसके बाद भी यहाँ पर कुछ हलचल हुई है, जहाँ पर निर्माण कार्य करने की बातचीत चल रही है। तो हलचल कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे 6 गांव लगते हैं और जो किसान हैं, जो धार्मिक तंत्रों पर बैठकर कहीं ना कहीं समाज को दिशा देने का काम करते हैं, वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो या आसपास के शैक्षिक संस्थाएँ हो, स्कूल हों, उन सभी में ये हलचल उनके मनों तक पहुंची है और ये कहीं एक विकराल आंदोलन के रूप में शासन प्रशासन के समक्ष प्रकट होने वाली है। ये केवल आज उसका आभास कराने इस केलाखेड़ा थाने में आए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक संगठन है, वो चेतावनी देता है प्रशासन को, यदि इस क्षेत्र की जनता के मनोभाव को नहीं समझा गया तो एक बड़े प्रारूप में आंदोलन होगा। केलाखेड़ा क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक पीपीपी मोड में स्लॉटर हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें माननीय न्यायालय से भी परमिशन प्राप्त है। तो वर्तमान में कुछ गांव के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो फिलहाल इसमें एक ज्ञापन नगर पालिका को उनके द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें वो अपने विरोध के संबंधी बातों को बता रहे हैं। साथ ही साथ इसमें पीएससी की व्यवस्था और पुलिस फोर्स की व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है और इसमें यदि कोई भी इनको आपत्ति है तो इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष ही अपनी आपत्ति का निराकरण ये लोग कराएंगे। इसमें हमने जहाँ पर निर्माण होना है वहाँ पे पीएससी मौजूद है हमारी। इसके साथ हम लोग थाने के फोर्स है, गदरपुर थाने से भी हमने फोर्स इसमें रेडी रखा है और साथ में मैं भी।
उत्तराखंड के गदरपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया गया है, जहां एसएसपी वरिंदरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एसओजी को एक विशेष सूचना मिली थी। वहीं एसओजी गदरपुर पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करते हुए अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़ी है, जिसके बाद मौके से 10 बने हुए अवैध तमंचे बरामद किए गए। साथ ही अवैध तमंचा बनाने के उपकरणों के साथ ही एक अदद बनी बंदूक भी बरामद की गई। वहीं इस कामयाबी पर पुलिस को इस दौरान उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर के द्वारा पुलिस टीम को 25,000 का नगद इनाम देने की घोषणा की गई है। एसओजी के पास सूचना आई थी कल रात में कि स्कैनिया चौकी क्षेत्र में आर्यनगर एरिया पड़ता है, वहाँ पर जो रामपुर के साथ जंगल लगते हैं वहाँ पर अवैध असले की फैक्ट्री चल रही है। इसी सूचना पे तमाम कई और जो हमारी क्राइम प्रिवेंशन के लिए टीमें हैं उनको साथ इकट्ठा करते हुए और थाना गदरपुर की पुलिस टीम को भी साथ लेते हुए इनके द्वारा एक बड़ी टीम का गठन किया गया और रात्रि में जो है उस क्षेत्र में जाके रेड की गई। इसमें 3 लोग जो है वहाँ पे मौके से गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम मेहर सिंह, दर्शन सिंह और मेहर सिंह का बेटा महेंद्र सिंह, ये लोग गिरफ्तार हुए। और इनके पास से जो है 10 तमंचे जो बने हुए बेचने की हालत में है और तमाम और तमंचे बनाने का सामान, इक्विपमेंट, ड्रिल मशीन और तमाम इस तरीके के जो वहाँ पे फिक्सचर होते हैं वो वहाँ से बरामद किए गए। और इनके द्वारा जो है पूछताछ में वहाँ काफ़ी लोग जो है अंधेरा देख के वहाँ से फरार हो गए। और तकरीबन 8 लोग जो हैं और इनके गैंग में शामिल हैं जो बनाने का या बेचने का कार्य करते हैं। उसमें कुछ ग्राम कलकत्ती से हैं और कुछ केला खेड़ा क्षेत्र से हैं। इसमें जो दर्शन सिंह है, इसका जो रिलेटिव है बूढ़ सिंह केला खेड़ा का, ये 6 तमंचों के साथ जो है अभी केला खेड़ा थाने से रेड हुई थी तो इसके घर से बरामद हुई। लगातार अवैध हथियारों की बिक्री हो रही थी। इस पर डीआईजी महोदय द्वारा और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी टीम को निर्देश दिए गए थे कि जो भी अवैध असलाहों का कारोबार कर रहे हैं इस पर सख्त कार्रवाई करें। इस पर हमने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। हमें ये पता लगा कि कोई दर्शन सिंह नाम का पुराना यहाँ का गैंगस्टर है जो अवैध असलाहों का निर्माण कर रहा है अपनी टीम के साथ। इसी क्रम में कल हमने आर्यनगर के पास में जंगल में छापामारी की रात में। उसमें हमारी एसओजी टीम, एडीटीएफ टीम और गौवंशी टीम थी और स्थानीय पुलिस को साथ में लेकर के छापामारी की। तो मौके पर हमने दर्शन सिंह और उसके गैंग के कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 बने हुए तमंचे, उसके अलावा 5 12 बोर की नालें और 12 बोर के बट और बहुत सारा सामान जिसमें 5 शिकंजे हैं बरामद किया है। और ये लोग जो है रुद्रपुर, किच्चा, गदरपुर और हल्द्वानी, रामपुर आदि स्थानों पर 5,000 रुपये में तमंचा और 15,000 रुपये में बंदूक बना के बेचा करते थे और जल्दी इनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश करके। लालकुआं शहर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह कोतवाली के नजदीक ही चोरी की घटना को अंजाम दे रहे। बता दें ये मामला है लालकुआं कोतवाली के ठीक सामने का, जहां पर एक चोर ने सुबह के समय किराने की दुकान पर धावा बोल दिया और दुकान के अंदर रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गया। तो वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश है। रविवार सुबह देहरादून के पटेल नगर स्थित सुविधा स्टोर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की 5 टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान बताया गया है। हालांकि घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्टोर की 4थी मंजिल पर आग लगते ही थोड़ी देर बाद आग की लपटें फैलती हुई दिखी। स्टोर में स्टाफ अपने काम पर लगा हुआ था कि तभी अचानक ऊपरी मंजिलों से धुआं निकलने लगा। स्टाफ ने सभी को सूचित किया और तुरंत बाहर निकल गए।
देखिए यहाँ पर अभी तो प्रारंभिक इसमें जांच होगी, उसके बाद ही आपके कारणों का पता लगाया जा सकेगा। लेकिन मौके पर यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, फायर सर्विस मौजूद है, आग पे पूरा काबू पाया जा चुका है और लगभग 3 फ्लोर में आग लगी है और तीनों फ्लोर पे आग बुझा दी है। ठीक है सर, अभी तक जो है कितनी दमकल की गाड़ियाँ कितने मशक्कत करनी पड़ी? कोटद्वार के गाड़ी घाट लकड़ी पड़ाव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 2 पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, जो कि धीरे धीरे विवाद बढ़ने के बाद लाठी डंडों से खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। विवाद बढ़ने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को अलग अलग कराया गया और घायल व्यक्तियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि फिर एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 व्यक्ति घायल हुए हैं जिनका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। हाँ, अभी पता लगा था, ये अभी 1.5 घंटे पहले कि 2 पक्षों में झोला बस्ती में कोई झगड़ा हुआ आपस में। तो मौके पे पुलिस गई, वो देखे तो झगड़ा हुआ था, वहाँ पर 3 लोग कुछ घायल थे। उनको तत्काल झगड़ा को शांत करने के बावजूद यहाँ हॉस्पिटल लाई गया, जहाँ अभी उनका इलाज चल रहा है। अभी फिलहाल मौके पे हमने टीम भेज रखी कि उनका झगड़ा का कारण क्या है, वो भी जांच कर रही है। अभी किसी के साथ अभी कोई तहरीर तो आई नहीं, उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। जांच के बाद पता लगेगी वास्तविकता क्या है। नहीं। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।